आप लोगों को आप लोगों को एक कहते हैं बेस यूनिट्स बताई थी लास्ट क्लास में। आपको बोला था कि इनकी एक निश्चित परिभाषा होती है कि एक मीटर क्या होता है, एक किलोग्राम क्या होता है, एक सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या होता है, मूल क्या होता है। आप लोगों का नेक्स्ट वीक के पहले असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं है। ये आपसे मैं पूछ सकता हूँ स्पेसिफिकली, मैं लोगों से पूछूंगा कि लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तो लिख के रख लेना, जिससे पूछू वो आंसर करेगा कि एक मीटर की क्या परिभाषा होती है, एक किलोग्राम की क्या परिभाषा होती है। अब एक तो गुड आफ्टरनून बोलना बंद करो, क्लास पे ध्यान दो। एक सेकंड की क्या परिभाषा होती है, ठीक है। एक मोल क्या होता है। तो ये आपको क्या कहते हैं, परिभाषा बतानी है। जैसे क्या कहते हैं, एक मोल क्या हुआ करता था, कार्बन 12 के 1/12 को हम एक मोल कहते थे। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं आपसे मैं नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट वीक पूछूंगा मैं लोगों से बारी बारी, किसने ये चीज पढ़ी है, किसने इस टास्क को पूरा किया हुआ है। तो ये आप लिख लीजिएगा, लिख के रखिएगा अपने पास। असाइनमेंट नहीं है, जस्ट क्लास वर्क है। असाइनमेंट में इसको नहीं लिखना है, ये आपका क्लास वर्क है। ये आपसे मैं पूछूंगा नेक्स्ट वीक में। चलिए, अब जो हमने मेजरमेंट पढ़ा था, मेजरमेंट के मतलब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोग आज हम मेथड ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट में क्या है आपका, कि मेजरमेंट करने के मेथड्स किस किस के, उनके क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अभी स्पेसिफिकली मेथड्स में नहीं जा रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि मेथड के आधार पर मेजरमेंट के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि ये उसका पहला नाम होगा। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में आपका, अगर आपसे कोई पूछता है मेथड ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो जब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो उसमें लिखेंगे डायरेक्ट मेथड में क्वांटिटी को एक सर्टन इफेक्ट के कारण, एक सर्टन इफेक्ट के कारण एक मीटर के इंडिकेशन के द्वारा मेजर किया जाता है। फिर से बोलता हूं, डायरेक्ट मेथड में क्वांटिटी एक सर्टन इफेक्ट के कारण मीटर में इन सॉरी फिर से बोलता हूं, इन डायरेक्ट मेथड में क्वांटिटी के कारण प्रोड्यूस होने वाले एक सर्टन इफेक्ट जो कि मीटर में इंडिकेट होता है, जो कि मीटर में इंडिकेट होता है के द्वारा मेजर किया जाता है। शिवेंद्र वर्मा ने रोल नंबर नहीं लिखा है, तो उसको कोई मैसेज कर दे उसमें ग्रुप में कि वो रोल नंबर लिख ले, तभी उसको एंट्री मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि जिस प्रकार से एम मीटर में एम मीटर का उपयोग करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है एम मीटर में, कि एम मीटर में जब करंट एक कॉइल से फ्लो होता है, तो उस कॉइल में करंट इफेक्ट के कारण डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। यह डिफ्लेक्शन हमें पॉइंटर में दिखता है, जो कि कॉइल से अटैच होता है। यह पॉइंटर हमें एमीटर में करंट की वैल्यू को बताता है। इस प्रकार का मेथड वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ओम मीटर में यूज किया जाता है। इसको अब मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसको एक बार नॉर्मल वे में बता दूं कि देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कोई भी एक हमारी जो क्वांटिटी होगी उसका खास इफेक्ट होगा। अब चूंकि यहाँ पे सर्टन इफेक्ट वर्ड इसलिए यूज किया है कि बहुत सारे इफेक्ट होते हैं आपके। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इफेक्ट होता है, आपका क्या कहते हैं हॉल इफेक्ट होता है। तो इस तरह के कई इफेक्ट होते हैं जिनका क्या कहते हैं एक निश्चित क्वांटिटी का एक हमारे इन मीटर पर जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उस पर एक इफेक्ट पड़ता है। जो भी हम, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम कॉइल यूज कर रहे हैं, या फिर हम थर्मल रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो हम जिस प्रकार की विधि यूज कर रहे हैं,
तो एक निश्चित इफेक्ट के कारण उस विधि पे या उस क्या कहते हैं मैथ उस सर्टन इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर्स पे एक निश्चित चेंज आएगा, और उस निश्चित चेंज को हम देखते हैं पॉइंटर्स पे। तो वो वहां पर बता, ये चीज यहाँ पर बोली गई है सिंपल वर्ड्स में अगर हम इनकी बात करें। तो अब क्या कहते हैं इसमें क्या क्या कुछ और इसमें पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है इसमें कि डायरेक्ट मेथड को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड को और आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला डिफ्लेक्शन मोड, दूसरा कंपैरिजन मोड। डिफ्लेक्शन मोड में क्वांटिटी के कारण, जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उस क्वांटिटी के कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। फिर से बोलता हूं, डिफ्लेक्शन मेथड में जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसके कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। वहीं कंपैरिजन मोड में जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाना है उसमें हमें उस क्वांटिटी को एक क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, तब वो हमें मेजरमेंट प्रोवाइड करती है। इसके एग्जांपल अब देखिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल के रिस्पेक्ट में एग्जांपल बताऊंगा, पर एक सिंपल वर्ड में पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंटर वाला एग्जांपल है एमीटर, सबसे सिंपल एग्जांपल है एमीटर हो गया आपका, ठीक है। या फिर एमीटर की जगह आप लोग ले लीजिए जो आप क्या कहते हैं थर्मामीटर होता था वो वाला, जिसमें क्या कहते हैं हमारा पारा ऊपर नीचे होता है, वो वाला डिफ्लेक्शन, वो आएगा क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन में। कंपैरिजन की बात करोगे तो कंपैरिजन क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा आपका स्केल के द्वारा नापा जाना। वो स्केल आपका एक स्टैंडर्ड्स है और इस स्टैंडर्ड पे आप क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वो एक कंपैरिजन मेथड है। एक सिंपल एग्जांपल, अब इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में बात करें, आप लोग जब एग्जांपल लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसका डिफ्लेक्शन का तो एग्जांपल क्या है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। अब कंपैरिजन के एग्जांपल क्या है कि कंपैरिजन मेथड का एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जिसमें हम एक रेफरेंस वोल्टेज के कंपैरिजन में वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। एग्जांपल है पोटेंशियोमीटर। अगर लिखना हो तो साथ में लिख सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम वोल्टेज का मेजर करते हैं, और जिसमें हम वोल्टेज को एक नोन रेफरेंस वोल्टेज या स्टैंडर्ड सेल के टर्म्स में बताते हैं, या एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वोल्टेज या सेल के टर्म्स में मेजर किया जाता है। ये आगे आपको जब मैं आप पोटेंशियोमीटर बताऊंगा तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी, बट थ्योरी के लिए हमें कुछ एग्जांपल लिखना है तो हमने एग्जांपल आपको वहां पर लिखना है। अब इसमें और कंपैरिजन मेथड्स के और कौन कैसे मेथड होते हैं, मतलब इनके भी और आगे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो नल मेथड होता है आपका, डिफरेंशियल मेथड होता है। तो नल मेथड, डिफरेंशियल मेथड आर टाइप्स ऑफ कंपैरिजन मेथड। मतलब नल मेथड और डिफरेंशियल मेथड, हिंदी में बोल रहा हूँ, नल मेथड और डिफरेंशियल मेथड कंपैरिजन मेथड के और टाइप्स हैं जो कि मोर एक्यूरेट और हाईली सेंसिटिव होते हैं। परंतु इंजीनियरिंग फील्ड्स में डिफ्लेक्शन मेथड्स को ज्यादा यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है जो हमारे मीटर्स होते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर और क्या कहते हैं वॉट मीटर, ये हमारे सारे के सारे डिफ्लेक्शन मेथड्स होते हैं, डिफ्लेक्शन मेथड्स में यूज किए जाते हैं। इसकी मतलब क्या कहते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि डिफ्लेक्शन मेथड रैपिड और डायनेमिक मेजरमेंट के लिए सुटेबल होते हैं। रैपिड मतलब जल्दी मेजरमेंट, और डायनेमिक मतलब चेंज होती हुई वैल्यूज। कभी कभी हम क्या होता है करंट हमारा कांस्टेंट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है किसी सर्किट में, या वोल्टेज चेंज होता रहता है। तो रैपिड मतलब तुरंत, और डायनेमिक मतलब चेंज होती हुई। पर इसको आप रैपिड और डायनेमिक ही लिखेंगे। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें इनका हिंदी मीनिंग क्या है तो लिख लीजिएगा, पर रैपिड और डायनेमिक ही लिखिएगा, बिकॉज आप लोगों को भी ये वर्ड्स सीखने हैं आगे चल के। और रीजन क्या है एक और, क्योंकि इसकी डिजाइन सिंपल होती है। मतलब डिफ्लेक्शन मेथड क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी डिजाइन सिंपल होती है, ये इकोनॉमिकल होता है, और लेस टाइम कंज्यूम करता है, मतलब कम समय लेता है। देखिए क्या क्या फायदे थे, रैपिड और डायनेमिक मेजरमेंट के लिए सुटेबल होता है क्योंकि इसकी डिजाइन सिंपल होती है।
यह इकोनॉमिकल होता है और कम समय लेता है। इस रीजन से हमारे डिफ्लेक्शन मेथड कॉमनली यूज किया जाता है। हाँ, क्या हो गया भाई, क्यों उठा रहे हो हाथ अरुण? अरुण, आपने हैंड क्यों रेज किया हुआ है? चैट में लिखिए जो भी डाउट हो आपको। चलिए इनडायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये सेकंड है आपका, मेथड ऑफ मेजरमेंट में ही सेकंड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता, जबकि बल्कि इसे अदर पैरामीटर्स की सहायता से मेजर किया जाता है। ओके, अदर मेजरमेंट की सहायता से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पावर मेजर करनी हो, मैं इतना तो मान रहा हूं कि पावर आप लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी, पावर क्या होती है या फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अगर पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो पावर का फॉर्मूला होता था V इंटू आई। तो V इंटू आई में हम ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं, किसी मतलब किसी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम नाप लेंगे कि हमारा वो क्या है, पावर क्या है। उसमें क्या होता है, जबकि उसमें ये होता है, उसमें हम, शिवेंद्र वर्मा आ गया क्या क्लास में? अभी तक नहीं आया। हाँ, पावर के लिए, मेजरमेंट के लिए क्या करते थे, कोई हम मीटर यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले वोल्ट मीटर के द्वारा इस तरह से लिखेंगे कि यदि हमें रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम की गई पावर को नापना हो तो हम सबसे पहले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करते हैं और फिर रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करते हैं। फिर पावर कैलकुलेशन के लिए हम पी और आई के प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब दैट इज P इक्वल टू V इंटू आई। इस प्रकार से पावर को मेजर किया जाता है। यह मेजरमेंट हमारा इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। एक और एग्जांपल है इसका, अगर हमें रेजिस्टेंस का मेजर करना हो तो सबसे पहले हम ओम मीटर, इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं, दो तरीके हैं। पहला तो डायरेक्ट मेथड में हम ओम मीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज और करंट, एम मीटर के द्वारा करंट मेजर करेंगे और फिर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ वाला, R इक्वल टू V बाय आई। ये गलत लिखा हुआ है, V बाय आई होगा यहाँ पर, ये गलत मैंने लिख दिया था शायद, V बाय एल लिख दिया, तो यहाँ पे V बाय आई होगा। ठीक है, यहाँ पे V बाय आई कर लीजिएगा, तो टाइपिंग गलत हो गई होगी, V बाय आई कर लीजिएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो मैंने आपको क्लासिफिकेशंस बता, ये आपको मैंने एक मेथड ऑफ मेजरमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन बताया, ये मेजरमेंट का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, कि मेजरमेंट, एक टर्म मेजरमेंट अगर हम ले लें, उस मेजरमेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्लासिफिकेशन मेजरमेंट का है, ये क्लासिफिकेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे? एक्टिव पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स, नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटरिंग, यहाँ पे वो लगेगा मॉनिटरिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये आपके इस तरीके से क्लासिफिकेशंस हैं। अब इन क्लासिफिकेशंस को हम आगे पूरा पढ़ेंगे, और भी क्लासिफिकेशन है पीछे, वो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे, वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, चलिए इसके पहले अटेंडेंस ले लो थोड़ा पार्ट। हाँ, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो जो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, पहले पैसिव इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। पैसिव इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसमें आउटपुट जिसमें आउटपुट सॉरी इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसमें आउटपुट क्वांटिटी के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है, वह पैसिव इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट
जिसमें मेजरमेंट डायरेक्ट क्वांटिटी के इफेक्ट के कारण मेजर किया जाता है, वह पैसिव इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब देखिएगा कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। पैसिव इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है आपका प्रेशर गेज। यहाँ पे आपको फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे इस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, यहाँ पे आपकी स्प्रिंग होगी, आपका एक पिस्टन होगा, यहाँ पे इसके द्वारा हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर चेंज मेजर करते हैं। तो जैसे जैसे इसको लिखेंगे कि पैसिव इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल प्रेशर गेज होता है। इसमें जैसे जैसे लिक्विड का प्रेशर चेंज होता है, वैसे वैसे पिस्टन मूव होता है, जिससे कनेक्टेड पॉइंटर भी मूव करता है। एज जैसे लिक्विड प्रेशर चेंज होगा, एज लिक्विड प्रेशर चेंजेस, ड्यू टू विच पिस्टन एंड हैंस पॉइंटर सोली हैंस पॉइंटर मूव, मतलब जैसे जैसे लिक्विड प्रेशर आपका चेंज होगा, वैसे ही आपका पिस्टन मूव होगा, वैसे ही आपका पॉइंटर मूव होगा, जो कि आपको मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब इसमें कोई अदर इनपुट नहीं दिया गया है, इसमें पूरा का पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया। अब इसके अलावा आपको ना इसको कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता है इसको आपको कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई तुमको बैटरी नहीं लगाना है। तो यही है इसका मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के इनपुट एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, अदर देन लिक्विड प्रेशर, जिसको हमें मेजर करना है, अदर देन लिक्विड प्रेशर जिसे हमें मेजर करना है। इसका एक और एग्जांपल कैसे हम बता सकते हैं, एक और एग्जांपल हो जाएगा इसका, थर्मामीटर जो होता है आपका, वो पारे वाला थर्मामीटर जो होता है, मर्क्यूरी वाला जो थर्मामीटर होता है, उसको आप डायरेक्ट अपने क्या कहते हैं माउथ में रखते हैं तो डायरेक्ट आपका टेम्परेचर बताता है, उसमें हमें कभी भी कोई सेल वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आपके कहलाते हैं पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप थर्मामीटर भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और उसको भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि थर्मामीटर के डायरेक्ट द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसमें हमें किसी एक्सटर्नल इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सटर्नल इनपुट एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती तो ये हो गया आपका एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। स्केल, अच्छा बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्केल एक्टिव होगा या पैसिव होगा, एक्टिव होगा या पैसिव होगा स्केल, चैट में लिखिए। तो सिंपल स्केल होती है वो एक एक्टिव होगी या पैसिव होगी, एक्टिव ऐसी जो हो गई ऐसा मेजरमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हम पावर जिसकी जरूरत है, जिसमें हमें पावर की जरूरत है। हाँ, तो स्केल क्या होगा आपका, पैसिव होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग एक्टिव पे। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक्सटर्नल पावर इनपुट सोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि जो कि हमें आउटपुट के रूप में क्वांटिटी का मेजरमेंट प्रदान करता है। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में मेजर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक्सटर्नल पावर इनपुट सोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमें आउटपुट में क्वांटिटी का मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ये इंस्ट्रूमेंट एक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा लिक्विड इंडिकेटर, लिक्विड इंडिकेटर। अच्छा, अब ये एक्टिव कैसे हो गया, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा, मान लीजिए घर में आपका वो है टैंक है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका पानी अब भरा हुआ है, इस पे मान लीजिए आपका एक इंडिकेटर इस तरीके से लगा हुआ है, जैसे जैसे आपका पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे ही आपका इंडिकेटर मूव करेगा। पर इंडिकेटर किस पे मूव करता है, एक रेजिस्टेंस पे मूव करता है, एक रेजिस्टेंस पे ऐसे मूव करता है। जब इस रेजिस्टेंस में ये मूव करता है तो यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड होगा,
और ये बैटरी से कनेक्टेड होगा, और जैसे ये मूव करेगा वैसे ही क्या कहते हैं, वोल्टेज की वैल्यूज चेंज होंगी, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होंगी। तो वोल्टेज की जो वैल्यूज चेंज होती हैं आपकी, वो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होने पर आपको आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त होती है। देखिए आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त हो रही है। और ये आउटपुट वोल्टेज की हम सेटिंग करते हैं किसी डिजिटल प्ले, मतलब किसी डिजिटल स्क्रीन पर, कि हमको डिजिटल स्क्रीन पे ये बताइए कि कितने परसेंट हमारा भर चुका है। हम ऐसा प्रोग्राम डाल देंगे कि वो वोल्टेज को चेंज करके हमको परसेंटेज में बताएगा कि हमारा जो भी टैंक है वो 80% भरा हुआ है, 90% भरा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हमको बताता है। यही हम लोग पेट्रोल वगैरह में होता है, उसमें क्या कहते हैं, वोल्टेज ना होके उसमें क्या कहते हैं, हमारा मैकेनिकल इंडक्टर लगा होता है, जो हमारा वो कांटा जो मूव करता है वो उस आधार पर मूव करता है, हमारे प्रेशर के आधार पर मूव करता है। तो ये हमारे कैसे हो गए, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो गए। मतलब कि हम क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर रहे हैं, हमको अलग से कोई एक्सटर्नल पावर इनपुट सोर्स देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, वो हमको बताता है कि हमारे क्या कहते हैं मेजरमेंट क्या प्राप्त हुई है। अभी मैंने एग्जांपल बताया एनालॉग का, जो हमारे गाड़ियों में एनालॉग बताता है पेट्रोल इंडिकेटर, और जो डिजिटल इंडिकेटर होता है वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हमको बताते हैं कि हमारा जो टैंक है वो कितना फिल है। तो इस प्रकार से वो आपके एक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो अंतर समझ गए ना, पैसिव जिसमें क्या कहते हैं किसी भी एक्सटर्नल सोर्स इनपुट सोर्स की आवश्यकता नहीं है, पर एक्टिव इसमें हमें मेजरमेंट के लिए एक्सटर्नल इनपुट सोर्स की आवश्यकता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो परिभाषा हमारी केवल यही हो जाएगी, इसमें बोलेंगे हम इसमें एक्सटर्नल इनपुट सोर्स की आवश्यकता नहीं है, इसमें मेजरमेंट के लिए केवल हमें जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। पर एक्टिव में हमें एक्सटर्नल इनपुट सोर्स देना पड़ेगा, उस एक्सटर्नल इनपुट सोर्स के द्वारा हमें उस क्वांटिटी का मेजरमेंट प्राप्त होगा। तो ये होंगे आपके इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन, एक्टिव और पैसिव। परिभाषा के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट होती है चीज इसमें, इनके बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है आपका। अब इस डिफरेंस को मैं बोल देता हूँ क्या है आपके। पहला पैसिव है, दूसरा आपका एक्टिव है। तो पहला डिफरेंस होगा इसमें आउटपुट, सॉरी, इसमें आउटपुट डायरेक्टली जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाने वाला है उसी के कारण उत्पन्न होता है पैसिव इंस्ट्रूमेंट में। इसमें आउटपुट, इसमें आउटपुट नहीं, ऐसे नहीं, इसमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाने वाला है उस क्वांटिटी के द्वारा एक्टिवेट किए जाने वाले सम एक्सटर्नल इनपुट सोर्स के द्वारा प्राप्त होता है। फिर से बोलता हूं, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट मेजर्ड क्वांटिटी के द्वारा किसी एक्सटर्नल पावर इनपुट सोर्स को एक्टिवेट किए जाने पर प्राप्त होता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में लिख लेना, इसमें मेजरमेंट के लिए एक्सटर्नल पावर इनपुट सोर्स की आवश्यकता होती है। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एडिशनल एनर्जी इनपुट सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी आउटपुट की आवश्यकता होती है। इसका रेजोल्यूशन लेस होता है, इसका रेजोल्यूशन हाई होता है। ये टर्म्स अभी देख लीजिए, ये आगे अभी आपके नेक्स्ट वीक में आपके टर्म्स आ जाएंगे, टर्म्स आपके होते क्या हैं। फोर्थ, इसके रेजोल्यूशन को इजीली एडजस्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ, इसके एक्टिव के रेजोल्यूशन को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। पैसिव की डिजाइन सिंपल होती है, एक्टिव की डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड या कठिन होती है। यह पैसिव एलिमेंट सस्ते होते हैं, एक्टिव एलिमेंट की डिजाइन कॉम्प्लेक्स होने के कारण और एलिमेंट्स नंबर हाई होने के कारण ये आपके कॉस्टली होते हैं। एग्जाम्पल, प्रेशर गेज, वोल्ट मीटर, एमीटर। एक्टिव के एग्जाम्पल लिक्विड लेवल इंडिकेटर, फ्लो इंडिकेटर,
पेट्रोल इंडिकेटर, ठीक है, ऐसे आप इंडिकेटर्स लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो इसमें आप, और आप लिख सकते हैं इसमें साउंड वगैरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये लास्ट होगा आज के लिए, इसके बाद नहीं बताऊंगा, इतना ही रखेंगे। नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप, नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंडिकेटर। एक्टिव में ज्यादा इंडिकेटर ही है एग्जांपल, हाँ एक्टिव में ज्यादा इंडिकेटर एग्जांपल है, एक्टिव में ज्यादा एग्जांपल है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और डिफ्लेक्शन, इतना ही है ना। चलिए 10 मिनट में हो जाएगा वैसे। चलिए डिफ्लेक्शन टाइप में देखते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वह इंस्ट्रूमेंट जिसमें जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाने वाला है वह एक कुछ सॉरी इस तरह से, इस इंस्ट्रूमेंट में मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी एक निश्चित इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिस कारण से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। फिर से बोलता हूं, इस इंस्ट्रूमेंट में मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी एक निश्चित इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिस कारण से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें पॉइंटर में डिफ्लेक्शन मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो मैंने बता दिया कि चलिए मेजर्ड क्वांटिटी तो आपने बता दी कि भाई जितना भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब चूंकि क्या होता है, जैसे तुमने मान लो फोर्स लगाया, ठीक है, तुमको फोर्स मेजर करना है, तुमको फोर्स मेजर करना है, तो तुमको बोल दिया फोर्स मेजर करने के लिए कि चलो इस तुम्हारे पास टेबल है, इसको खसकाओ और हमको पता चल जाएगा तुम कितना फोर्स लगा रहे हो। और एक बात ये बताओ, तुम्हारे पास स्पेस थोड़ी ना इतना कि तुम यहाँ से लगाना स्टार्ट करो अपना फोर्स और लगाते रहो पूरा 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर खींचते रहो। इतना नहीं होता, एक निश्चित स्पेस चाहिए ना हमको। एक निश्चित स्पेस में ही भाई आपने बताइए क्वांटिटी कि मैंने कितना फोर्स लगाया है। ऐसा नहीं कि मैं क्या कहते हैं किसी चीज को बहुत ही लिमिटेड लेंथ तक खींचता रहूं। या फिर क्या कहते हैं, हम लोग वेट की बात कर लें। वेट में जब तक क्या कहते हैं, अगर आपसे बोलो कि आपको वेट मेजर करना है और आपने दूसरे साइड कोई बाट नहीं रखा है, तो आप कैसे मेजर करोगे? मतलब आपको एक मतलब एक कंट्रोलिंग चाहिए कि आपको ये तो चाहिए कि अपने क्या कहते हैं जो हमारा मेजरिंग करने वाला टूल है उसको क्या कहते हैं हम जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने वाला पार्ट भी चाहिए, कि हम ये तो एक निश्चित कन्फाइंड स्पेस में बता पाए कि हमारा क्या कहते हैं उस मेजर्ड वैल्यू क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें एक अपोजिट फोर्स भी चाहिए होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट वाला, हर इंस्ट्रूमेंट में, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट लगता है। एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट लगता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से लिखेंगे, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एक इसको इस तरह से लिखना, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपकी स्प्रिंग लगी हुई है जब यह अपोजिट टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो जाता है तो पॉइंटर बैलेंस कंडीशन में शो करता है, जिसे हम जिससे हम कैलिब्रेटेड स्केल में क्वांटिटी की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम कैलिब्रेटेड स्केल में क्वांटिटी की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर, इसे बोलते हैं PMMC एमीटर। ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन टाइप। ये इसका एग्जाम्पल है।
में आपके पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ आपकी स्प्रिंग अटैच है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू या करंट की वैल्यू बढ़ती है तो एन और एस के जैसे ये करंट आपका फ्लो करेगा कहाँ से, इसकी कॉइल में, पॉइंटर की कॉइल में फ्लो करेगा। पॉइंटर की कॉइल आपकी उस हिसाब से आकर्षित प्रतिकर्षित होगी, वो आपकी मूव करेगी इस स्केल पे, और वहीं पे आपका एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग। अभी आपको आगे जाके पूरे इंस्ट्रूमेंट जो आपका पीएमएमसी है इसके बारे में पूरा आपको बताया गया है, थ्योरेटिकल पूरा, थ्योरेटिकल भी होगा न्यूमेरिकल भी होगा। अरे अच्छा, डिफ्लेक्शन, अच्छा मैंने डिफ्लेक्शन पहले बता दिया, बल नल बताना था पहले। चलो ठीक है, मैंने डिफ्लेक्शन पहले बता दिया है, नल पिछली वाली स्लाइड में, तो नल वहां से बता देता हूँ। आप लोग लिखिएगा पहले नल, फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन लिखिएगा। अब जो क्रम फॉलो कर रहे हैं तो उसी क्रम को फॉलो करिएगा। मैंने डिफ्लेक्शन पहले देख लिया था, मैंने डिफ्लेक्शन पहले बता दिया। इसमें देखिएगा, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जीरो या नल इंडिकेशन का उपयोग किया जाता है, जीरो या नल इंडिकेशन का उपयोग किया जाता है, वह इंस्ट्रूमेंटेशन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इसमें नल कंडीशन अदर नोन क्वांटिटी कंडीशन पर, सॉरी अदर नोन कंडीशन पर, इसमें नल कंडीशन अदर नोन कंडीशन पर डिपेंड करती है। कैसे? सिंपल एग्जांपल है, जैसे तुम लोग क्या कहते हैं, वो नापते हो, वेट नापते हो, तो वेट नापने के लिए क्या करते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, वेट नापने के लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, अब वहां पे मैंने जो वेट्स हैं वो रखना स्टार्ट किया, 1 kg रखा, अभी पॉइंटर हमारा 0 पे नहीं आया, एक और kg रखा, पॉइंटर नहीं आया, फिर 1 kg और रखा, 3 kg रखने पर हमारा पॉइंटर कहाँ पे आ गया, मिडिल पे आ गया, उसको हम क्या बोलते थे, नल कंडीशन। वो नल कंडीशन जैसे ही आ गई तो हमने बोला कि हमारा जो इसका वेट है वो क्या है, 3 kg है। तो वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का, जो तुमने आज तक देखा हुआ है, तो वो आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो फिर क्या बोलेंगे, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जीरो या नल इंडिकेशन का उपयोग किया जाता है, जीरो या नल इंडिकेशन कंडीशन का उपयोग किया जाता है। इसमें नल कंडीशन अदर नोन कंडीशन पर डिपेंड करती है, मतलब कि आपको वहां पर जो आपके वेट से 1 kg 2 kg उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब आपको उनकी वैल्यू पता होगी तभी आप ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर पाएंगे। और इसमें लिखेंगे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन को, अब जो भी हमारा नल कंडीशन को नापने वाला डिफ्लेक्शन है, ये है हमारा कैल्विनोमीटर है, ये जब आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर तो वहां पे आप ये देखेंगे। यहाँ पर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन को एक आवश्यक सुटेबल एप्लीकेशन के द्वारा जीरो जीरो करने का प्रयास, सॉरी, नल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, नल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एक सुटेबल एप्लीकेशन के द्वारा डिफ्लेक्शन को जीरो मेंटेन किया जाता है। यह इफेक्ट इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि यह मेजर्ड की जाने वाली वैल्यू को अपोज करे। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन इस प्रकार का, जो हमारा एप्लीकेशन होगा इस प्रकार का इफेक्ट जनरेट करेगा कि जो हमारी क्वांटिटी मेजर की जाने वाली है उसके अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम वेट मेजर करते हैं, तो जो हम वेट्स रखते हैं ना 1 kg 3 kg, तो वो क्या करते हैं, अपोजिट क्रिएट करते हैं फोर्स, जिससे हमारा वो पॉइंटर बीच में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है कि इसमें क्या कहते हैं, जो सुटेबल एप्लीकेशन के द्वारा हम प्रयास करते हैं इस प्रकार की जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करे, अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करे, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो 0 पे आए। इस अभी क्लास हट जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं यार मत करो, फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा। दोबारा ज्वाइन कर लेना, समझा दूंगा, ये जहां खत्म होगा मैं दोबारा वहां से अगली क्लास में भी बताऊंगा। इसमें अब वैसे एंड एंड हो जाएगी मीटिंग, दोबारा ज्वाइन कर लो, अभी एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना।